हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 हम लोग रशियन रेवोल्यूशन के पार्ट नंबर 19 पे चलेंगे, है ना। और अब बात करेंगे स्टालिन्स पॉलिसीज़ की। हमने बताया था आप लोगों को कि स्टालिन की जो पॉलिसी थी कलेक्टिवेशन की थी, है ना। वो चाहता था कि सबकी भूमि, सबके जो खेत हैं रशिया में वो साथ आ जाएं और रिच हो पुअर हो कोई भी फार्मर हो पीजेंट हो वो साथ में खेती करें, है ना। तो ये अब इसके बारे में पढ़ेंगे, उसने कैसे उसको आगे जाके इसको अप्लाई कराया पूरे रशिया पे, है ना। आगे जाके उसने कैसे इसको पूरी रशिया पे अप्लाई करवाया। तो आप लोग लिखेंगे स्टालिन्स पॉलिसीज। देखिए स्टालिनिज्म एंड कलेक्टिवाइजेशन तो हमने पढ़ लिया था, लिखा भी था उसके बारे में। अब लिख लेंगे अगली स्टालिन्स पॉलिसीज, STALIN'(S), स्टालिन्स पॉलिसीज, STALIN'(S), है ना। स्टालिन्स पॉलिसीज POLICIES। तो स्टालिन की पॉलिसीज में क्या था, लिखिए। फ्रॉम 1929, the Communist Party forced all peasants to cultivate in collective farms. The Communist Party forced all peasants, PEASANTS, to cultivate in collective farms. इस collective farms को ब्रैकेट में लिखेंगे कोलखोज। क्या लिखेंगे ब्रैकेट में? कोलखोज, KOLKHOZ। इस कलेक्टिव फार्मिंग को क्या बोला गया? कोलखोज बोला गया। कि सारे पीजेंट्स को फोर्स किया गया कि उन्हें कलेक्टिव फार्मिंग करनी ही पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि ये समझ गया था कि बोलने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। गरीब किसान तो साथ में आ जाएगा, अमीर नहीं आएगा। और अमीर जब तक नहीं आएगा तो आप फ़ायदा कैसे पहुंचाओगे? आपको फ़ायदा तो उन अमीर किसानों का ही गरीबों तक पहुंचाना है ना। तो वो साथ ही नहीं आएंगे तो गरीबों को लेके क्या करोगे? उनके पास तो छोटे छोटे खेत हैं। तो सभी पीजेंट को आना पड़ेगा और कोलखोज में, कोलखोज मतलब कलेक्टिव फार्मिंग करनी पड़ेगी, KOLKHOZ। फिर लिखेंगे peasants worked on lands and the profit of the collective farms was shared among them. Peasants काम करेंगे उन खेतों पे और जो प्रॉफिट होंगे वो उनमें बढ़ जाएंगे। मैंने कल भी आप लोगों को बताया था, बराबर बराबर उन पे प्रॉफिट बांट देंगे जितना होगा ना उसका। अब काम तो वो लोग करेंगे, है ना। सबसे बड़ी बात तो ठीक है, काम सब कर लेंगे, प्रॉफिट बढ़ जाएगा। मेन बात ये कि जिसका बड़ा खेत है वो उतना ही प्रॉफिट क्यों लेगा जो एक छोटे खेत वाला ले रहा है ना। मेन बात तो उसकी बात की लड़ाई थी, लेकिन रशिया का तो यही कहना है, ये ऐसा ही आपको करना पड़ेगा, खासकर स्टालिन का। फिर इसमें आप फुल स्टॉप लगा लिखेंगे दोज हु अपोज द कलेक्टिवाइजेशन, दोज हु अपोज्ड, OPPOSCD, दोज हु अपोज द कलेक्टिवाइजेशन वर सीवियरली पनिश्ड, SEVERLY severely punished. Many were deported and exiled. और बहुतों को क्या कह देगा? जिन्होंने कलेक्टिव फार्मिंग की बात नहीं मानी रशिया में, उन्हें सीवियरली पनिश किया गया। बहुतों को तो एग्जाइल यानी कि देश निकाला भी दे दिया गया रशिया से, है ना। कि अगर आपको नहीं करना, ठीक है, मत कीजिए, आप अपना लैंड यहीं छोड़ दीजिए, उन्हें निकलिए यहाँ से। तो इससे अच्छा लोगों ने मतलब कर ही लेते हैं, कुछ पैसे ही कमाएंगे, लैंड तो वैसे भी जा रही है। तो एक तरह से स्ट्रिक्ट पॉलिसी अपनाई स्टालिन ने उनके ऊपर। फिर एक और इसने बात की, आगे लिखिए। दोज हु क्रिटिसाइज स्टालिन पॉलिसीज, दोज हु क्रिटिसाइज, CRITICISED, दोज हु क्रिटिसाइज्ड स्टालिन्स पॉलिसीज वर चार्ज्ड विथ कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट सोशलिज्म। दोज हु क्रिटिसाइज्ड स्टालिन्स पॉलिसीज वर चार्ज्ड विथ कॉन्स्पिरेसी अगेंस्ट सोशलिज्म। कॉन्स्पिरेसी CONSPIRACY, कॉन्स्पिरेसी का मतलब होता है षड्यंत्र। जो भी स्टालिन के खिलाफ बोलता था ना रशिया में, उस पर वो चार्ज लगाता था, उसको मतलब पुलिस से पकड़वाता था। और चार्ज क्या लगवाता था, मतलब जुर्म क्या साबित करवाता था कि ये इंसान सोशलिज्म के खिलाफ है, यानी कि देश के खिलाफ है। मतलब आप देशद्रोह का आरोप उसके ऊपर लगा देता था, सिर्फ इतनी सी बात पे कि अब स्टालिन के बारे में उसको क्रिटिसाइज मतलब उसकी आलोचना करेंगे, उसके बारे में कुछ गलत बोलेंगे तो क्या करेगा? आपको पुलिस से पकड़वा के और चार्ज क्या लगवाएगा? देशद्रोह का, यानी कि जिसमें आपने कहा अगेंस्ट सोशलिज्म का चार्ज लगवा देगा। By 1939, over 2 million people were imprisoned or sent to labor camps. By 1939, over 2 million people were imprisoned, IMPRISONED, and sent to labor camps. 2 मिलियन से ज़्यादा यानी कि लगभग 20 लाख से ज़्यादा लोगों को इम्प्रिजन कर दिया गया, जेल में डाल दिया गया और लेबर कैंप्स में भेज दिया गया। लेबर कैंप्स जहाँ पे इनको भेज दिया करते थे और इनसे दिन रात मजदूरी कराई जाती थी। ये सजा देता था स्टालिन। अब आप देख सकते हैं कितना स्ट्रिक्ट रूल था स्टालिन का। और इसी के साथ ही आप लोगों का रशियन रेवोल्यूशन ख़त्म भी हो गया, ठीक है। यही हमने यहाँ पे पार्ट नंबर 19 है और ये लास्ट ही पार्ट बनेगा आपका, है ना। इसमें एक और टॉपिक है अभी
तो हमने क्या पढ़ा कि स्टालिन कलेक्टिवाइजेशन की पॉलिसी लाया, ठीक है, सबके खेत एक करेंगे, सब किसान साथ में खेती करेंगे, अमीर हो या गरीब, सबको प्रॉफिट अपना अपना मिल जाएगा। जो इसको नहीं चाहता था कि ऐसा ना हो, हम अपने लैंड्स नहीं देंगे, उन पर स्ट्रिक्ट पॉलिसी अपनाता था, उनसे लैंड छीन लेता था, सीवियर पनिशमेंट देता था, देश निकाला तक दिया और कईयों को लेबर कैंप्स में भेज दिया गया, ठीक है। तो ये चीज़ वो करता था, तो फिर इंसान को क्या होता, डर के देना ही पड़ता था खेत किसानों को, है ना। और मैंने आप लोगों को रशियन रेवोल्यूशन का पहले ही बताया था, आज भी रशियन एक सोशलिज्म देश है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ रशिया चलती है वहाँ पे, वन पार्टी स्टेट है, रशिया डेवलप्ड है। तो आप कह सकते हो कि ये चीज़ें वहाँ पे अच्छे से इंप्लीमेंट भी हुई। देखिए मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दूँ, सिविक्स में जब हम पढ़ेंगे ना इन चीज़ों को, तो आप एक चीज़ ध्यान रखिए, रशिया हो, इंडिया हो, फ्रांस हो, कोई भी देश हो, जो भी पॉलिसी वो अपनाता है, कोई पॉलिसी बुरी नहीं है। डेमोक्रेसी भी अच्छी है ना, सोशलिज्म भी अच्छा है, सब अच्छा है अपने अपने लेवल पे, ढंग से इम्प्लीमेंट होना चाहिए। भारत में डेमोक्रेसी अच्छी, क्या ढंग से इम्प्लीमेंट हो रही है, ये बहुत बड़ा प्रश्न होता है। अगर ढंग से इम्प्लीमेंट हो रही होती तो क्यों रोज़ इतने बड़े अपराध हम देखते हैं, क्राइम्स देखते हैं विमेन के अगेंस्ट। सज़ा तो है ना, आप किसी को अगर पकड़ते हो, फॉर एग्जांपल रेप केस में एक इंसान पकड़ा जाता है तो पुलिस पकड़ती है उसको, कोर्ट में लेके जाती है, सज़ा तो है, लेकिन फिर भी डर क्यों नहीं है? डर इसलिए नहीं है कि सज़ा बहुत धीरे है, या तो जो आपका लॉ सिस्टम है बहुत धीरे काम कर रहा है, तो इंसान को लगता है यार जब तक सज़ा मिले तब तक मेरा जीवन ही निकल जाएगा ऐसी, ठीक है। उसको मतलब उसका डर नहीं बैठा हुआ कि जो उसने किया है वो इतना गलत है कि उसका परिणाम क्या हो सकता है। अब तक उसको वो नहीं मिलेगा ना, तो उसको इसका एहसास नहीं होगा। उसे हमेशा लगेगा कि हाँ ठीक है कर देते हैं यार, जो भी कर रहे हैं देख लेंगे बाद में, वकील है, कोर्ट है, इसमें घूमते रह जाएंगे, है ना, सालों तक इसमें कोर्ट केस खिंचता रहेगा। वो भी पकड़ में आ गए तो कहीं तो हैं जो बच के भी निकल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये आप इसका ड्रॉबैक मान सकते हो। अच्छी बातें क्या है कि हम सब फ्री हैं अपना काम करने के लिए, अब हम वोट्स देते हैं, अपने नेताओं को चुनते हैं, वो हमारी बात सुनते हैं, अपनी बात कहते हैं, हम उनकी गलतियों में उनको हरा भी सकते हैं। डिक्टेटरशिप मोनार्क में आपको ये चीज़ देखने को नहीं मिलती, बट आपको स्ट्रिक्टनेस देखने को मिलती है, तो ऐसे क्राइम्स नहीं होते हैं। तो किसी चीज़ की कोई अच्छाई है कोई बुराई है, ठीक है। रशिया में जो हो रहा है, अब जो हुआ है, वन पार्टी स्टेट बन गया, कम्युनिज्म आ गया, हम नहीं कह सकते ये अच्छा या बुरा है बस, लेकिन हाँ ये बात जरूर कह सकते हैं हम कि रशिया आज एक डेवलप्ड देश है ना, एक पावरफुल देश है। पुतिन है ना वहाँ के, हाँ वो फर्स्ट टाइम उनका याद नहीं आ रहा है ना, पुतिन वहाँ के राष्ट्रपति हैं, बहुत पावरफुल राष्ट्रपति हैं, अच्छे राष्ट्रपति हैं वहाँ के, जो रशिया को बहुत अच्छे से चला रहे हैं। तो आप लोग एक बात ये देखिए, रशिया एक डेवलप नेशन है, तो आप कह सकते हैं ये अभी सक्सेसफुल जा रही है ये चीज़ें, है ना, ठीक है। अब इसमें आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, 2-3 लाइन और में लिखेंगे, उस चैप्टर को खत्म करेंगे। जो आप लोगों का उसमें 5th पार्ट है, बुक मेरे पास आज है नहीं, 5th पार्ट है ना आप लोगों का, 5th या 6th है, ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ रशियन रेवोल्यूशन एंड द यूएसएसआर, उसको टॉपिक डाल लीजिए आप लोग। ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ रशियन रेवोल्यूशन एंड द यूएसएसआर, इन्फ्लुएंस INFLUENCE, रशियन रेवोल्यूशन एंड द यूएसएसआर, ठीक है। इसमें लिखेंगे आप लोग, Many non-Russians participated in the Conference of the People of the East 1920 and the Bolshevik founded Comintern, an international union of pro-Bolshevik socialist parties। मैं स्पेलिंग बोल देता हूँ, थोड़े हार्ड वर्ड्स हैं ये। Many non-Russians participated, इतना तो होगा, PARTICIPATED, participated in the conference of CONFERENC, in the conference of the people of the East, ब्रैकेट में लिखिए 1920, the people of the East ब्रैकेट में 1920, and the Bolshevik founded, BOLSHEVIK, Bolshevik founded Comintern, 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 ब्रैकेट में लिखिए, an international union of pro-Bolshevik socialist parties, an international union of pro-Bolshevik socialist parties। देखिए इसके बाद जब ये सब चल रहा है, इसी दौरान बहुत सारे नॉन रशियंस ने भी यहाँ पे रशिया में पीपल ऑफ द ईस्ट, ये सब कॉन्फ्रेंसेस हैं, ठीक है। इससे मैं बताने की क्या कोशिश कर रहा हूँ कि रशिया के आइडियाज़ कैसे पूरे विश्व में फैले। इन कॉन्फ्रेंसेस में जो सोशलिज्म के लिए कॉन्फ्रेंस चली कि हम आगे क्या करेंगे, सोशलिज्म में क्या होता है क्या नहीं होता, इसमें बहुत सारे नॉन रशियंस ने भी खुल के पार्टिसिपेट किया। पहले तो आपको ये पता लगना चाहिए, पीपल ऑफ द ईस्ट नाम की कॉन्फ्रेंस बनाई गई 1920 में, उसमें किया। फिर बॉल्शेविक्स ने ग्रुप बनाया कॉमिंटर्न, COMINTERN, ये वही बॉल्शेविक है, व्लादिमीर लेनिन वाले, है ना। बॉल्शेविक कौन से हैं? लेनिन वाले। इसमें कॉमिंटर्न बनाया। कॉमिंटर्न क्या है?
एन इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्रो बॉल्शेविक सोशलिस्ट पार्टीज। प्रो बॉल्शेविक जो बॉल्शेविक के साथ है और सोशलिज्म के साथ हैं वो इसमें जुड़े, और बहुत सारे नॉन रशियन ने इसमें पार्टिसिपेट लिया। तो इन लोगों को पता लग गया कि हमारे जो आइडियाज है वो रशिया के साथ साथ पूरे विश्व में फैल रहे हैं। फिर आप लोगों को लिखना है बाय द टाइम ऑफ आउटब्रेक ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, बाय द टाइम ऑफ आउटब्रेक ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, OUTBREAK की आउटब्रेक ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, कॉमा द USSR had given socialism a global face. The USSR had given socialism a global face. USSR की डेफिनेशन फुल फॉर्म लिख लेंगे, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ये USSR क्या है? ये ग्रुप है रशिया और उसके आसपास के एम्पायर का, ठीक है। 1991 में ग्रुप अलग हो गया है ना, अब रशिया अलग है और बाकी देश अलग हैं। अजरबैजान, कजाकिस्तान है ना, जो आपने रशियन एम्पायर पढ़ा था, ये सब रशिया के साथ थे पहले। इनके पूरे ग्रुप को क्या बुलाया जाता था? USSR बुलाया जाता था, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। सेकेंड वर्ल्ड वॉर आते आते 1939 में USSR बहुत पावरफुल बन गया कि रशिया एक बहुत डेवलप्ड नेशन बनने लग गया था। बहुत हम लगभग 1929 की बात करें, स्टालिन की पॉलिसीज हो गई थी, 10 साल हो गए, वर्ल्ड वॉर आई, 1939 में वर्ल्ड वॉर आएगा सेकंड। जब तक USSR रशिया, आप USSR को रशिया की तरफ पढ़िए, कंफ्यूज मत होना USSR क्या आ गया है। ये रशिया को ही बुलाता था बड़े लेवल पे, जब इसमें बहुत सारे देश थे। अब खाली रशिया ही है इसलिए रशिया बुलाता है, ठीक है। तो उसमें जो ग्रुप था ना देशों का, उसको USSR बुलाया था, USSR। तो वो बहुत पावरफुल हो गया और सेकंड वर्ल्ड वॉर होते होते उसने सोशलिज्म को ग्लोबल फेस दे दिया, मतलब कि सब देशों से आग्रह किया क्या अपने देश में सोशलिज्म अपनाएं, है ना। तो बाय द टाइम ऑफ आउटब्रेक ऑफ सेकंड वर्ल्ड वॉर द USSR हैड गिवन सोशलिज्म अ ग्लोबल फेस एंड वर्ल्ड स्टेटर STATURE फुल स्टॉप। द USSR बिकम अ ग्रेट पावर, और ये आते आते आप लोगों का सेकेंड वर्ल्ड वॉर आते आते USSR एक बहुत बड़ी पावर बन गया और उसने पार्टिसिपेट भी किया था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, है। तो ये ग्लोबल इन्फ्लुएंस था कि कैसे उसने पूरे विश्व में इसको फैलाना चाहा। एक तो USSR के थ्रू कुछ कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें नॉन रशियंस ने पार्टिसिपेट करा, उसको हमने लिखा था। वैसे इतना काम का ही वाला टॉपिक है नहीं, फिर भी हमें पढ़ना था। स्टालिनिज्म एंड कल्टिवेशन बहुत अच्छा था, वो हमने पूरा किया, और इसी के साथ आप लोगों का रशियन रेवोल्यूशन फिनिश हो जाता है पार्ट नंबर 19 के साथ। आप लोग उसको ढंग से पढ़िए, समझिए। ओके, थैंक यू।